गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पे। जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे सर केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का अब इंतज़ार हुआ खत। अब आज से आपको केमिस्ट्री का पढ़ाई होगा चालू। तो आप अपना पढ़ाई जारी रखें और हम आपके लिए भी पढ़ाना जारी रखेंगे। तो हफ्ता में 2 दिन साइंस आएगा, ऐसे तो 3 दिन मान के चलिए कि बायोलॉजी पढ़ाया ही जाता है। तो बायोलॉजी आपको एक दिन बायोलॉजी, एक दिन केमिस्ट्री और एक दिन फिजिक्स, नहीं हफ्ता में 3 दिन साइंस। और बायोलॉजी पढ़ाएंगे आपको आदर्श सर, और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे हम। तो फिजिक्स एक दिन यानी मंडे को, सोमवार को फिजिक्स, और आज के दिन आपको पढ़ाएंगे हम केमिस्ट्री। तो चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कार्बन और कार्बन के कंपाउंड। तो बहुत लोगों ने कहा था कि सर केमिस्ट्री में सर कार्बन स्टार्ट करिए, सर बहुत फंसा है सर कार्बन। तो चलते हैं कार्बन ही पढ़ते हैं, कि लोगों को डर लगता है कार्बन यौगिक से, कार्बन के कंपाउंड से। तो हम उसी को देखते हैं। पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कार्बन और उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड कंपाउंड। तो पहले ये जानते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे कि कार्बन जो एलिमेंट है वह होता क्या है, सिंबल उसका क्या होता है कार्बन का। ठीक है, पहले सिंबल होता। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम आपसे पूछते हैं, अगर हम बात करें कि आपसे कि सुल्तान सिंह राजपूत की, तो सुल्तान सिंह राजपूत के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप उनको फ़ोटो देखिएगा कि उनका फ़ोटो कैसा था, कौन हीरो थे। तो उसी तरह से अगर कार्बन की बात करें हम, तो कार्बन पे सबसे पहले क्या कीजिएगा, फ़ोटो देखिए कार्बन होता कैसा है, उसका नाम क्या है, उसके बारे में आप जानना शुरू कीजिएगा। कार्बन में होता क्या क्या है, अब उनके बारे में पूरा डिटेल निकालना खोजिएगा कि अब कैसे हुआ, क्या क्या था पीछे इनके। सुल्तान, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुल्तान सिंह राजपूत के गर्लफ्रेंड के चलते हुआ, कोई कहता है कि नहीं नेपोटिज्म के चलते हुआ फिल्मी दुनिया में, बहुत सारा रीज़न है। उसी तरह से कार्बन के बारे में क्या करेंगे, जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। तो चलते हैं अपना टॉपिक कार्बन के ऊपर चलते हैं। तो आप जो देख रहे हैं ये कार्बन का सिंबल है सी, जो ब्लैक कलर के आपको दिखाई दे रहा है। तो कार्बन का बारे में पूरा जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 6 है। और उसी के जस्ट बगल में दिया है एटॉमिक मास। तो हम लोग सामान्यतः एटॉमिक मास को जनरली 12 ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 12 लेते हैं, लेकिन रियल में 12.01 होता है। आते हैं सी, कार्बन का पूरा नाम यानी केमिकल नेम है कार्बन, और एलिमेंट का सिंबल आपको पता चल गया सी। अब बात आता है कि आपको बताती हैं उसी चीज़ को, कह रहा है कि परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12.01, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव चार्ज, उसके चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। उसकी संख्या जो होती है 6 होती है। ओके। और प्रोटॉनों की संख्या, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उसकी संख्या जो होती है 6 होती है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आता है बात अब न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 6। अब बात आती है सर न्यूट्रॉन की संख्या 6 कैसे होती है, तो n होता है मास माइनस प्रोटॉनों की संख्या। यानी द्रव्यमान में से अगर इस संख्या को घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे 12 मानते हैं, 12 में से 6 घटाएंगे, यानी 12 आपका अगर क्या है, 12 आपका मास है, प्रोटॉनों की संख्या इसमें से घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होती है। समझ में आ रहा है ये क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या हमें प्राप्त होती है। न्यूट्रॉन की संख्या कितना है यार, 6। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6, प्रोटॉनों की संख्या भी 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6। अब बात आता है संयोजकता। संयोजकता यानी वैलेंसी। कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो होता है 4। और हम बात करें कि चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका है, वैलेंसी 4 होता है। क्या इम्पोर्टेंस है, थोड़ा ही देर में आपको हम सिखाते हैं। बात करते हैं कि ये सब चीज़ें होती कैसे है, तो जान गए डिटेल में। आता कैसे देखते हैं।
तो पहला बात करें हम, तो इसको जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए एक जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसको कहाँ रखते हैं, न्यूक्लियस में, यानी नाभिक में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम रखते हैं न्यूक्लियस में, नाभिक में। और ये टोटल जब बांटा गया है 4 सेलों में, KLMN, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे। तो पहला जो K सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2 होती है। K सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, L सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, M सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 और N सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32। अब बात होता है कि आता कैसे है, तो इसके लिए एक सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है, इसको कहते हैं 2n का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर अगर हम इस पे मान निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितना होगा K सेल में, हमको पता चल जाएगा। K सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना रखेंगे, अगर हम इस वैल्यू पर, इस फॉर्मूला पे रखते हैं तो पता चल जाता है। यानी क्या करेंगे, 2 हो गया, K क्या निकालना है, तो K किस सब सेल में है, पहला सब सेल है, तो सॉरी सेल है, तो सेल का क्या करेंगे, इसके ऊपर 1 के ऊपर स्क्वायर रखोगे, मल्टीप्लाई करो, 2 गुणे 1 बराबर 2। K में कितना इलेक्ट्रॉन संख्या, 2। अगर बात करें हम L की, L क्या है, दूसरा सेल है, इस पे स्क्वायर करेंगे, 2 गुणे 4 इक्वल टू 8, यानी इस पे कितना है, L इक्वल टू 8। अगर बात करें M कैसा है, तीसरा सेल है, तीसरा सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, 2 गुणे 9 इक्वल टू 18, कितना होगा, 18। अगर हम बात करें N का, तो N का क्या होगा, 2 गुणे 4 पावर 2, 2 गुणे 16 इक्वल टू 32, तो N इक्वल टू 32। हम यहाँ जान गए कि किस सेल में किस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। हमारे बताने का मकसद ये है कि जब आप कार्बन पढ़ें तो कार्बन में कैसे इलेक्ट्रॉन आया, प्रोटॉन कैसे आया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप पीछे पढ़े हैं मुझे पता है, लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सभी छोटी छोटी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो K सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, 2। ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। अब बात आता है L सेल में 2 तो फुल हो गए भाई, कार्बन पे परमाणु संख्या 6 है, तो 2 तो फुल हो गए इलेक्ट्रॉन, और 4 चाहिए, तो 4 चले जाते हैं L सेल में। तो L में इतना मान के चलो, L में कितने, 4। L में आपको कितना दिखाई दे रहा है, 4। लेकिन हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि हमेशा आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अंतिम सेल में है तो 4, पूरा तो फिलअप हुआ नहीं। तो अब कार्बन क्या करेगा, जब ये जो आप देख रहे हैं कि अंतिम वाले आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए हम किसी और एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन ले करके इसके अंतिम छोड़ के स्टॉक को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, तो यह आपका निकालने का एक तरीका था KLMNO से। अगर पूछता है कि कार्बन के K सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, कार्बन के K सेल में, कार्बन अगर पूछे और K सेल में पूछे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, आप इजीली से निकाल लेंगे। तो पूछे कि L सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 4, तो यहीं से निकलता है कि अगर जितना वैलेंसी होता है लास्टिम छोर में जितना बच गया वो क्या हो गया, इसका वैलेंसी, जो आप देख रहे हैं 4, संयोजकता बोलते हैं जिसको। ये क्लियर समझ में आ गया। अब इसी का एक रूप होता है सबसेल, जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको SPDF में बांटा जाता है।
sp,d,f में बांटा जाता है, उसको बोलते हैं सब सेल। तो इसमें क्या होता है कि आपको कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो इस विधि से sp,d,f से तो हम क्या करते हैं कि s पहले लिखते हैं, फिर p, फिर d, फिर f, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलते कैसे इसमें, सबसे बड़ी बात कि चलते कैसे हैं। पहले आते हैं ऊपर से, इस साइड से नीचे क्यों, ऊपर से नीचे यानी इधर से गए, और फिर क्या करेंगे, ऐसे नहीं, फिर ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे, फिर ऐसे आएंगे। पहला हो गया s यानी 1s1, फिर चलेंगे 2s1, 2s, 1s2, 2s2, फिर है p पे पहले आएंगे, फिर s पे आएंगे यानी 2p, फिर 3s। तो मेरे पास तो कार्बन की संख्या सेल। अब पढ़ेंगे सब सेल। सब सेल में आप देख रहे हैं कि 4 अल्फ़ाबेट आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला sp,d,f, sp,d,f। अब बात है sp,d,f, s वाले सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, p वाले सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, d वाले सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन और f वाले सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम लोग पढ़ेंगे, पिछले क्लासों में आपको पढ़ना था 9th क्लासों में। अगर नहीं पढ़े तो फिर हम लोग पढ़ेंगे इसको। अभी को है मैं कार्बन को बस समझा रहा हूँ कि कार्बन में क्या क्या होता है, क्योंकि अगर हम लोग जब यौगिक पढ़ेंगे, जब इसका रिएक्शन पढ़ेंगे कैसे कैसे मिलता है, तो बाद में दिक्कत ना हो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो क्या होता है कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे तो हमारे पास परमाणु संख्या है 6। कितना है, 6। तो 6 है तो हमको क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर, पहले चलते हैं ऊपर से। चलते हैं कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे 1s, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना आता है इस पर 2, तो 1s2, फिर आते हैं इधर, जिसको काटेंगे उसको लिखते जाएंगे। इसको क्रॉस कर दिए तो लिखेंगे 1s2। अब फिर यहाँ से चलते हैं ऐसे, फिर जाएंगे, करने क्या है कि अगर क्या कहलाता है कि एक दौड़ लगाना है हमको। ये अलग रोड है, बीच में पानी है, फिर ये अलग रोड है, बीच में पानी है। तो यहाँ से दौड़ के गए, फिर हमको इस रोड पे जाना है, तो जाएंगे कैसे, तो यहाँ से एक पुल बनाया गया ऐसे। तो हम गलती से क्या किए, हम सोचे कि आगे से भी रास्ता होगा, जाके यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन पता चला कि आगे से रास्ता ही नहीं है। तो दौड़ कर यहाँ गए, लेकिन फिर दौड़ कर हमको कहाँ आना पड़ा, यहाँ आना पड़ा, फिर ऐसे जाना पड़ा, समझ रहे। तो हम जाएंगे ऐसे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, समझ गए। तो 1s2 लिख दिए, तो फिर दूसरी बार क्या क्रॉस हो रहा है 2s2, फिर हम यहाँ से जाएंगे, क्या क्रॉस हो रहा है, पहले p क्रॉस हो रहा है। पहले लिखेंगे किस लाइन में है, 2 में, 2p6 होता है 2p6, लेकिन हमारे पास कार्बन की जो परमाणु संख्या है वह है 6 ही, तो 6 ही है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। इसी वाले इलेक्ट्रॉन में 2p में बढ़ते हैं केवल 2 यानी 2p2। अब देखेंगे 2, 2 4, 2 6 हो गया, यानी पूरा इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर था 6 के बराबर हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर यानी 6 हो गया, यानी हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सर कैसे होता है। पूछता है एग्जाम में कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 1s2, 2s2, 2p2। पूछता है कि कार्बन के p सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, ट्रू। समझ में आ रहा है। अब हमको बताइए इसको कंप्लीट करने के लिए, 2p2 को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4, तो वैलेंसी हो गया मेरा 4। समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं कि कार्बन के बारे में बात करते हैं कि कार्बन जो तत्व है उसके यौगिक कितने होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप बने रहें वीडियो के साथ। हम चलते हैं कार्बन के यौगिक के बारे में बात करते हैं कि इसके यौगिक क्या क्या होते हैं। हम लोगों ने अभी कार्बन के पूरा विश्लेषण किया कि कार्बन का एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है। फिर हम लोगों ने उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सभी चीज़ों का पूरे डिटेल में जानकारी ली है। अब हम जानते हैं कि कार्बन का हमारे आसपास कार्बन का क्या क्या रोल है, कार्बन क्या कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब सीखते हैं। कह रहा है कि कार्बन एक ऐसा तत्व है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसका यौगिक
सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि कार्बन के बने हुए जो यौगिक होते हैं सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब दूसरे एलिमेंट के यौगिक बहुत कम मिलते हैं किसके अपेक्षा? कार्बन के अपेक्षा। कार्बन के अपेक्षा और सभी तत्वों का यौगिक बहुत कम मात्रा में मिलता है। जैसा कि कहता है कि कार्बन को अगर हम छोड़ दें, अगर उसके यौगिक की बात करें तो उसके यौगिक लगभग कितना होते हैं? कार्बन को छोड़ के 50,000 के आसपास होते हैं। कार्बन को यौगिक को हम लोग छोड़ दें, जबकि कार्बन का अगर यौगिक का हम छोड़ दें तो कार्बन यौगिक छोड़ दें तो मात्र कितना होता है? 50,000 यौगिक। जबकि अकेले कार्बन का 3 मिलियन से भी कितना? 3 मिलियन से भी अधिक यौगिक होते हैं। आप दुनिया का कोई भी चीज़ बोलो, ये मार्कर लिख रहे हैं, मार्कर जो बना है इसमें जो प्लास्टिक है सब कार्बन का है। हमारा जो कुर्ता बना है वो भी कार्बन का है, हम बने हैं वो भी कार्बन है, सब में कार्बन है। तो कैसे कह रहे हो कि यानी कार्बन कहाँ नहीं है? ये बोर्ड बना हो कार्बन है, जो हम स्लीपर पहने होंगे वो कार्बन है, जो भी तुम देख रहे हो सब कार्बन है। तो यही से कहा था कि कार्बन का यौगिक 3 मिलियन से भी अधिक होता है। तो और इसके अलावा हमारा शरीर हो गया, लकड़ी हो गया, कुछ भी देख लो, पेट्रोलियम हो गया, जानवर हो गए, कोई सिंथेटिक का बना हुआ चीज़ हो गया, कपड़ा सिंथेटिक फाइबर का बनता है वो हो गया, सब का सब कार्बन का बना होता है। इस आधार पर हम कहते हैं कि जो कार्बन है एक सार्वभौमिक तत्व है, यानी सभी जगह पाया जाने वाला तत्व, एक ऐसा तत्व जो सभी जगह पाया जाता है, जिसके हर यौगिक में अवेलेबल रहता है, मौजूद रहता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में भी रहता है लेकिन कम मात्रा में रहता है, यानी वायुमंडल में कितना %? तो 0.02% रहता है। ठीक है, तो वायुमंडल में भी कार्बन रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो यहाँ तक जाने कि कार्बन पूछता है, एग्जाम में पूछता है कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है, कैसे? तो ऐसे लिखेंगे कि कार्बन यहाँ पाया जाता है, सभी जगह पाया जाता है, हर जगह अवेलेबल होता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कार्बन एक सार्वभौमिक तत्व है। ठीक है, तो अब चलते हैं कार्बन की विशेषता जानते हैं, खूबियाँ जानते हैं। कार्बन में क्या खूबियाँ हैं, क्या विशेषता हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं कार्बन की विशेषता को जानने। तो चलिए देखते हैं कि कार्बन की क्या क्या विशेषता होती है, क्या क्या खूबियाँ होती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें विशेष हैं, क्या विशेषता हैं। आपके अंदर भी कुछ विशेषताएं होती हैं, क्या आप अच्छा म्यूजिक करते हो, अच्छा प्लेइंग करते हो, कोई भी एक चीज़ जो अच्छा क्रिकेट खेलने वाला आपके अंदर गुण है, आपके अंदर विशेषता है। हमारे अंदर विशेषता है कि हम अच्छी तरह से आपको क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को बता सकते हैं। तो वही किसी ना किसी के अंदर एक विशेषता होती है। तो कार्बन के अंदर क्या क्या विशेषता है उसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि कार्बन के निम्नलिखित विशेषता होती हैं। बहुत सारी विशेषता हैं कार्बन के, बहुत सारी। तो कौन कौन सी विशेषता हैं? तो पहला देखते हैं। कह रहा है कि कार्बन एक ऐसा तत्व है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो विद्युत घनात्मक और विद्युत ऋणात्मक, यानी कार्बन विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार के तत्वों से क्या करता है, संयोग करता है। कि कार्बन जो है तो पॉजिटिव हो तो भी, निगेटिव हो तो भी, दोनों के साथ क्या करता है, संयोग करता है, मिलता है, अपना बॉन्ड बनाता है, यानी यौगिक बनाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि CH4 बना है, मीथेन यानी CH4 यानी मीथेन जो बना है, तो जो हाइड्रोजन जो है, जब ये हाइड्रोजन देख रहे हैं यहाँ पे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, यहाँ कार्बन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ संयोग करके, तो हाइड्रोजन क्या है, तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, और C यहाँ जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, यानी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो जो ऑक्सीजन है वो क्या है, ऋणात्मक है, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है। तो वही कह रहा है कि कार्बन जो है पॉजिटिव या निगेटिव दोनों तरह के तत्वों के साथ संयोग करता है, पहला इसका प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अपने तत्वों के साथ मिल मिल करके एक बहुत बड़ा चेन बनाता है कार्बन के। ठीक है, आप देखे हैं क्या कि हाइड्रोजन 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 जुड़ते जाता है एक साथ, कि देखे हैं क्या कि आर्गन 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 जुड़ते जाता है, नहीं होता है, क्योंकि आर्गन के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं होती है,
देखे हैं क्या आप? देखे हैं क्या कि आयरन जो भी हो, आर्गन मान लीजिए, शायद ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था आप लोगों को, तो हम नीचे दिखाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपसे अगर हम कहें कि आप हीलियम ले लो और हम कहें कि हीलियम हीलियम जोड़ते जाओ, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्या कि हीलियम के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है? क्या कि हीलियम के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो इतना लंबा चेन बनाए, लेकिन कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी होता है कि कार्बन कार्बन जुड़ करके बहुत सारा लंबा चेन बना सकता है। ये दूसरा इसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, चैन बना लेगा, कोई बात नहीं है, हम समझ रहे हैं चैन बना लेगा, लेकिन चैन भी बनाता है कितने प्रकार के? बहुत सारे प्रकार के चैन बनाता है। एक खुली श्रृंखला यानी ओपन चैन बनाता है, एक क्लोज श्रृंखला बंद चैन बनाता है, एक ब्रांचेज श्रृंखला यानी शाखित श्रृंखला बनाता है। तो समझते हैं, यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ एक खुली श्रृंखला बना रहा है, यानी कार्बन जो है सीधी रेखा में बनाते जा रहा है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका ओपन चेन यानी खुली श्रृंखला। अब यहाँ आप देख रहे होंगे ये एक शाखित श्रृंखला है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि कार्बन यहाँ जा रहा है, लेकिन ये सीधा ना जाकर इससे एक अलग ब्रांच निकल जा रहा है, ये इधर ना जाकर एक अलग ब्रांच निकल जा रहा है। इसे बोलते हैं शाखित श्रृंखला। क्या बोलते हैं? शाखित श्रृंखला, क्योंकि ब्रांच निकल जा रहा है, इसे बोलते हैं शाखित यानी ब्रांच चेन। ठीक, अब क्या कह रहा है कि अब आप जाओ और बंद श्रृंखला। अब इधर देखो, किधर से भी रास्ता नहीं, चारों तरफ से क्या हो गया? क्लोज हो गया है। कार्बन क्या किया कि कार्बन चारों तरफ से क्लोज कर दिया है, ये भी एक श्रृंखला ही बना रहा है, तो इसे बोलते हैं क्लोज चेन। क्या बोलते हैं? क्लोज चेन। तो ये कार्बन का दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े, और कार्बन के और प्रॉपर्टी होते हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक देखते रहें, आपको बताते हैं अगला प्रॉपर्टी कि अगला प्रॉपर्टी क्या है। तो चलिए हम लोग अगले विशेषताओं को पढ़ते हैं। पीछे हम लोग ने 2 तक पढ़ लिया था, अब तीसरा विशेषता पढ़ते हैं। इसका तीसरा विशेषता क्या है? तो इसका तीसरा विशेषता आप देख रहे होंगे कि साफ दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि कार्बन है मुख्य अपक्रिया के साथ साथ पार्श्व अपक्रिया भी करता है। यानी मुख्य अपक्रिया भी तो करता ही है, लेकिन पार्श्व अपक्रिया भी करता है। कहने का अर्थ क्या है? कार्बन के साथ जब अपक्रिया करता है, कार्बन जैसे कि ये कार्बन जब कार्बन के साथ अपक्रिया करेगा उसको बोलेंगे मुख्य अपक्रिया। लेकिन ये कार्बन है, ये देखिए, मान लीजिए ये 2 कार्बन के साथ अपक्रिया कर रहा है, लेकिन ऊपर से हाइड्रोजन आके लग जा रहा है, या फिर ब्रोमीन लग जाता है, फिर क्लोरीन लग जाता है, यानी कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन जो आके जुड़ रहा है उसको बोलते हैं पार्श्व अपक्रिया। तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि कार्बन मुख्य अपक्रिया के साथ साथ पार्श्व अपक्रिया भी करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार्बन के साथ जब अपक्रिया हो रहा है तो इसे बोलते हैं मुख्य अपक्रिया, और कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्शन करके इसके साथ जब हो रहा है इसको बोलते हैं पार्श्व अपक्रिया। ये भी एक कार्बन का विशेषता है। चलिए अब हम देखते हैं चौथा विशेषता क्या कहता है कि यह समयावता का गुण प्रदर्शित करता है, यानी समयावता का गुण प्रदर्शित करता है। ये क्या है समझिए, कहने का मतलब ये है कि इसका अणु सूत्र तो समान होगा। क्या? अणु सूत्र समान होगा। समझिए कि जो इसका अणु सूत्र आप देख रही है, अणु सूत्र, ये भी जो अणु सूत्र है, दोनों का अणु सूत्र क्या है? समान है, C4H10 यानी जब कार्बन 4 होता है तो मैथ 8 प्रो ब्यूट यानी ब्यूटेन, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि जो इसका संरचना है इस टाइप का है, खुली श्रृंखला है, और इस तरह के संरचना को CH410 रहे और इस तरह का संरचना रहे उसे बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। लेकिन C4H10 ही हो, लेकिन उसकी संरचना शाखित संरचना हो, इस तरह का संरचना हो, शाखित हो, तो उसे बोलते हैं आइसोब्यूटेन। इसमें भी 4 कार्बन है, 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन, लेकिन संरचना इस तरह का हो तो उसे बोलते हैं आइसोब्यूटेन, और इस तरह की संरचना हो तो उसे बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। तो समयोता का मतलब क्या है कि अणु सूत्र समान लेकिन संरचना भिन्न हो तो नाम बदल जाता है। ठीक है, एक नॉर्मल ब्यूटेन, एक हो जाता है आइसोब्यूटेन। तो
आप समझ गए होंगे कि कार्बन की क्या क्या विशेषताएं हैं, कार्बन के पीछे वाले जितने भी पढ़े कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन कितना आता है, प्रोटॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन कितना होता है, ये सभी चीज़ों को हम लोग पूरी तरह से कवर कर लिए। लेकिन अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप ख़त्म करने के बाद ही हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर जो भी है पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।